हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉलेज अड्डा। तो हम पढ़ रहे थे सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है स्टार्ट करा था, जो कि था सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन। इसमें हमने क्या क्या देखा था। इसमें हमने मीनिंग समझ लिया था, मीनिंग समझा था और कैरेक्टरिस्टिक्स समझे थे हमने। इसमें हमने समझे थे स्कोप और कंपोनेंट्स ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। इसमें हमने करा था, यहाँ तक हमने जो है 2 वीडियोस में कवर कर लिया था। और वेरियस फ्लोज इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी यहाँ तक हमने 2 वीडियोस में कवर कर लिया था। आज जो है हम शुरू करने वाले हैं वो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंडर फंक्शंस ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। वो क्या है? फंक्शंस ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। आज हम ये वाला टॉपिक कवर करेंगे। तो फंक्शंस ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट में क्या लिखा है देखते हैं। फंक्शंस ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट के फंक्शन को मेनली 3 कैटेगरीज में जो है डिवाइड करा है। फर्स्ट वन इज स्ट्रेटेजिक फंक्शंस, सेकंड इज टैक्टिकल फंक्शन एंड थर्ड इज ऑपरेशनल फंक्शंस। तो समझेंगे स्ट्रेटेजिक फंक्शंस क्या होता है। स्ट्रेटेजिक फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो हमारे सप्लाई चेन मैनेजमेंट के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करते हैं। वो फंक्शन होते हैं जो डिफाइन करते हैं कि हम जो बिज़नेस इस्टेब्लिश कर रहे हैं, हम जो बिज़नेस में डील कर रहे हैं, उसके ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स क्या है और ये लॉन्ग टर्म डिसीजंस को बताते हैं। तो स्ट्रेटेजिक फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करते हैं और जो लॉन्ग टर्म डिसीजंस लेने में हमारी हेल्प करते हैं। स्ट्रेटेजिक फंक्शंस में पहली चीज़ क्या आती है, पहला पॉइंट क्या आता है? स्ट्रेटेजिक नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन, including the number of location, size of warehousing, distribution centers and facilities। स्ट्रेटेजिक नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन में ये डिसाइड किया जाता है कि जो वेयर हाउस है कितने नंबर होने चाहिए, मतलब कितने वेयर हाउस होने चाहिए, क्या उनकी लोकेशन होनी चाहिए, साइज़ क्या होना चाहिए वेयर हाउस का, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स का और फैसिलिटीज़ का। पहले अगर आपको नहीं पता हो वेयर हाउस क्या होता है तो मैं बता देती हूँ। वेयर हाउस वो प्लेस होता है जहाँ पे हम अपनी फिनिश गुड्स को स्टोर करते हैं। क्योंकि देखो, जैसे हम अपनी गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं तो वो साथ के साथ ही सेल नहीं हो जाती है। अगर हमने अपनी फैक्ट्री में जो है गुड्स को प्रोड्यूस करा तो ऐसा नहीं है कि जितनी हमने गुड्स प्रोड्यूस करी है तो वो साथ के साथ क्या हो जाएगी, वो सेल हो जाएगी। उसे सेल होने में टाइम लगेगा। तो जब वो गुड्स प्रोड्यूस होती है और जब वो गुड्स सेल होती है उसके बीच में टाइम गैप होता है। तो उस टाइम गैप के लिए हमें गुड्स को स्टोर करके रखना होता है। तो वो स्टोर हम कहाँ करते हैं? वेयर हाउस में करते हैं। ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में भी हम गुड्स को स्टोर करते हैं। बट फ़र्क बस इतना है कि डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स में हम थोड़े समय के लिए जो है गुड्स को स्टोर करते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स इसलिए बनाए जाते हैं ताकि वहाँ से ईज़िली जो है हम गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर सकें। तो जो ये वेयर हाउस हो गया, जो ये डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हो गए, नंबर ऑफ इंक्लूडिंग द नंबर ऑफ लोकेशन, कितने वेयर हाउस होने चाहिए, कितने डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स होने चाहिए, क्या उनकी लोकेशन होनी चाहिए, साइज़ क्या होना चाहिए, इन सब चीज़ के बारे में जो है डील करता है वो है स्ट्रेटेजिक नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन। सेकंड है इसमें स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड कस्टमर्स। हमें जो है पार्टनरशिप करनी है किनके साथ? सप्लायर्स के साथ, डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ, कस्टमर्स के साथ। क्रिएटिंग कम्युनिकेशन चैनल्स फॉर क्रिटिकल इंफॉर्मेशन एंड ऑपरेशनल इम्प्रूवमेंट सच एज क्रॉस टॉकिंग, डायरेक्ट शिपिंग एंड थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में यही चीज़ कही गई है कि हमें अपने सप्लायर्स के साथ, हमें अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ, हमें अपने कस्टमर्स के साथ जो है कम्युनिकेशन चैनल इस्टेब्लिश करना है, उनके साथ कम्युनिकेट करना है कि किस तरीके से हमें जो है
रॉ मटेरियल प्रोवाइड होएगा किन किन सप्लायर से, कैसे हम डिस्ट्रीब्यूटर्स को जो है फिनिश गुड्स प्रोवाइड करेंगे, कस्टमर्स के साथ कैसे डील करेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में। आगे है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, सो दैट न्यू एंड एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट कैन बी ऑप्टिमली इंटीग्रेटेड इनटू सप्लाई चेन एंड कैपेसिटी मैनेजमेंट एक्टिविटी। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, देखिए एक जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो हमें टाइम टू टाइम उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट की एक लाइफ साइकिल होती है। वो प्रोडक्ट जो है वो ऐसा नहीं होता जैसा कि अगर हम उसे ऐसा का ऐसा छोड़ देंगे, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे तो वो एग्जिस्ट करेगा नहीं, वो मार्केट से बाहर हो जाएगा। इसलिए हमें प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट भी हमें ये सिखाती है कि जो हमारे प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं उनमें कैसे क्या चेंजेस करें, कैसे न्यू प्रोडक्ट लेके आए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चेन ऑपरेशन जो हो गए, कैसे हम आईटी की हेल्प से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी की हेल्प से जो है हम चेन, हमारी सप्लाई चेन मैनेजमेंट है उनमें होने वाले काम को करें। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का तो मतलब आप समझ ही गए होंगे, जब हम सॉफ्टवेयर्स की हेल्प से, कंप्यूटर्स की हेल्प से, टेक्नोलॉजी की हेल्प से इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं तो उसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहा जाता है। अलाइनिंग ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी विद सप्लाई स्ट्रेटजी, ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रेटजी है और सप्लाई गुड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे भेजने की जो स्ट्रेटजी है वो उसके साथ मैच होनी चाहिए। तो स्ट्रेटेजिक फंक्शंस ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करता है, लॉन्ग टर्म डिसीजंस को बताता है। इसमें हम देखते हैं स्ट्रेटेजिक नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चेन ऑपरेशंस, अलाइनिंग ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी विद सप्लाई स्ट्रेटजी। देन आते हैं हम सेकंड पॉइंट पे, टैक्टिकल फंक्शन। टैक्टिकल फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो मीडियम टर्म फंक्शन होते हैं, मतलब मीडियम टर्म डिसीजन जिनमें हम थोड़े समय के लिए जो है, मीडियम टर्म, ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं, थोड़े कम समय के लिए जो है जिसमें हम डिसीजंस लेते हैं वो होता है मीडियम टर्म डिसीजंस। इसमें हम कैसे कैसे डिसीजन लेते हैं, जैसे सोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट एंड अदर परचेजिंग डिसीजंस, कि हमें जहाँ सोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट मतलब जहाँ से हमें रॉ मटेरियल मिलेगा उनके साथ किए जाने वाले जो कॉन्ट्रैक्ट है, और भी जो हमें चीज़ें परचेज़ करनी है उनके लिए किए जाने वाले जो कॉन्ट्रैक्ट है वो। प्रोडक्शन डिसीजन, कैसे हमें जो है जिस भी पर्टिकुलर गुड या सर्विस पे हम डील कर रहे हैं उन्हें प्रोड्यूस करना है, उससे रिलेटेड डिसीजंस। इन्वेंट्री डिसीजन, कैसे हमें अपनी इन्वेंट्री को मैनेज करके रखना है, कितनी क्वांटिटी इन्वेंट्री की हमें रखनी है, किस लोकेशन पे इन्वेंट्री को स्टोर करके रखना है, क्वालिटी क्या क्या होनी चाहिए इन्वेंट्री की, इन सब चीज़ों से रिलेटेड। ट्रांसपोर्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कस्टमर की डिमांड पे मेन फोकस करना। तो मेन जो चीज़ है वो टैक्टिकल फंक्शन में यही है कि हमें इसमें जो है मीडियम टर्म डिसीजन लेने होते हैं, जैसे हमें जहाँ से रॉ मटेरियल प्रोवाइड होएगा उनके साथ कैसे कॉन्टैक्ट करना है, प्रोडक्शन से रिलेटेड डिसीजन लेने होते हैं, इन्वेंट्री से रिलेटेड डिसीजन लेने होते हैं, ट्रांसपोर्ट स्ट्रेटजी से रिलेटेड, और कस्टमर की डिमांड पे फोकस करना होता है। देन इसमें थर्ड पॉइंट आता है ऑपरेशनल फंक्शंस। ऑपरेशनल फंक्शंस ये वो फंक्शंस होते हैं जो डे टू डे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। डेली प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लानिंग, जब हम डेली प्रोडक्शन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन प्लानिंग करते हैं, इंक्लूडिंग ऑल नोड्स इन द सप्लाई चेन। जब हम डेली प्रोडक्शन करते हैं, जब हम डिस्ट्रीब्यूशन प्लानिंग, गुड्स या सर्विसेज को जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो इससे रिलेटेड जो हमें डिसीजंस लेने होते हैं या इससे रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती है वो ऑपरेशनल फंक्शंस में इंक्लूड होती है। देन आता है प्रोडक्शन शेड्यूलिंग फॉर ईच मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन द सप्लाई चेन। प्रोडक्शन शेड्यूलिंग, प्रोडक्शन शेड्यूल करना कि कैसे हमें कौन सी गुड्स, पर्टिकुलर प्रोडक्ट, कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज को कैसे हमें कितना प्रोड्यूस करना है उससे रिलेटेड। डिमांड प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग, हमारा जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है
हमारा जो पर्टिकुलर गुड है सर्विस है उसकी कितनी डिमांड रहने वाली है उससे रिलेटेड देखना पड़ेगा। फोरकास्टिंग का मतलब होता है प्रेडिक्ट करना एडवांस में फ्यूचर के बारे में, वो देखना पड़ेगा। सोर्सिंग प्लानिंग, वही कि हमें कैसे जो है क्या मिलेंगे, रॉ मटेरियल वगैरह मिलेंगे। इनबाउंड ऑपरेशंस, आउटबाउंड ऑपरेशंस। इनबाउंड ऑपरेशंस मतलब इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम सप्लायर एंड रिसीविंग इन्वेंट्री। सप्लायर से जब हमें माल मिलता है तो वो इनबाउंड ऑपरेशन में काउंट हो जाता है, और जब हम आउटबाउंड ऑपरेशन इंक्लूडिंग ऑल फुलफिलमेंट एक्टिविटीज़, वेयर हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्ट टू कस्टमर्स, जब हमें सप्लायर से माल मिलता है तो उसे इनबाउंड ऑपरेशन में काउंट करता है। लेकिन जब हम वेयर हाउस में या कस्टमर्स को वो माल ट्रांसपोर्ट करता है तो उसे आउटबाउंड ऑपरेशन कहते हैं। जब मैन्युफैक्चरर के पास माल आ रहा होता है तो इनबाउंड ऑपरेशन, मैन्युफैक्चरर के पास से जा रहा होता है तो आउटबाउंड ऑपरेशन। तो ऑपरेशनल फंक्शंस में मैंने जैसा कि बताया कि डे टू डे एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व की जाती हैं, जिसमें आता है डेली कितना प्रोडक्शन करना है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन प्लानिंग रहनी है, प्रोडक्शन शेड्यूलिंग क्या रहने वाली है, डिमांड प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग क्या रहने वाली है, सोर्सिंग प्लानिंग क्या रहने वाली है, इनबाउंड ऑपरेशंस और आउटबाउंड ऑपरेशंस क्या क्या रहने वाले हैं। तो फंक्शंस ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या आता है, 3 टाइप्स की मेजर फंक्शंस आते हैं। स्ट्रैटेजिक फंक्शंस जो कि हमें ओवरऑल ऑब्जेक्टिव के बारे में बताते हैं, जो हमें लॉन्ग टर्म डिसीजंस लेने में हेल्प करते हैं। देन है टैक्टिकल फंक्शंस जो हमें मीडियम टर्म डिसीजंस लेने में हेल्प करते हैं। और देन है ऑपरेशनल फंक्शन जो डे टू डे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं। देन आता है टाइप्स ऑफ सप्लाई चेन। सप्लाई चेन के भी जो है टाइप्स होते हैं, तो कौन कौन सी टाइप की सप्लाई चेन होती है उसके बारे में जो है हम पढ़ने वाले हैं। टाइप्स ऑफ सप्लाई चेन, सबसे पहले इसमें क्या है, रॉ सप्लाई चेन। सबसे पहले इसमें है रॉ सप्लाई चेन। इन रॉ सप्लाई चेन द स्टेप्स इंक्लूड मूविंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट, transporting those products and distributing them to the end user. तो रॉ सप्लाई चेन में क्या क्या है, इन रॉ सप्लाई चेन द स्टेप्स इंक्लूड मूविंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट। रॉ सप्लाई चेन में हम क्या करते हैं, जो रॉ मटेरियल है उसे फिनिश प्रोडक्ट में जो है ट्रांसफॉर्म करते हैं। ट्रांसपोर्टिंग दोज प्रोडक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग देम टू एंड यूज़र, उन प्रोडक्ट को जब हमने वो फिनिश प्रोडक्ट बना लिए फिर हम उन्हें ट्रांसपोर्ट करते हैं और एंड यूज़र कौन है, हमारा कंज्यूमर है, कस्टमर है, उनके पास पहुंचाते हैं। द एंटिटीज इन्वॉल्व्ड इन सप्लाई चेन इंक्लूड प्रोड्यूसर्स। सप्लाई चेन में कौन कौन से एंटिटीज़, कौन कौन से पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं, वो प्रोड्यूसर्स होते हैं, वेंडर्स मतलब सेलर्स होते हैं, वेयर हाउसेज होते हैं जहाँ कुछ को स्टोर किया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज हो गए, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हो गए, रिटेलर्स हो गए, ये सब। तो रॉ सप्लाई चेन वो सप्लाई चेन है जिसकी हेल्प से हम रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, और उसमें इंक्लूड होने वाले पर्सन होते हैं प्रोड्यूसर्स, वेंडर्स, वेयर हाउसेज, ट्रांसपोर्टेशन कंपनी, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स, रिटेलर्स। आगे आता है रिक्त सप्लाई चेन। दिस सप्लाई चेन इज़ मोर एडवांस देन प्रीवियस वन। ये पहले वाले से थोड़े एडवांस है, मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड क्रिएट बेटर रिलेशंस विद सप्लायर। ये सप्लायर के साथ अच्छे रिलेशन क्रिएट करने में मददगार होती है। फूड सप्लाई चेन्स आर कॉम्प्लेक्स नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेज। दिस टाइप ऑफ सप्लाई चेन एग्जिस्ट इन फूड सेक्टर। रिच सप्लाई चेन जो है फूड सेक्टर में देखी जाती है। फूड सप्लाई चेन आर confronted with increased consumer demand for good quality and sustainability. Food supply chain are confronted with increased consumer demand for food quality and sustainability. ये जो फूड सप्लाई चेन होती है ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है कंसिस्टिंग ऑफ स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइज। इसके अंदर जो है मीडियम और स्मॉल साइज के एंटरप्राइज
जो है इंक्लूड होती है। देखो 2-3 बातें जो है वो ध्यान में रख लो, वो काफ़ी है। अगर आपको ये लग रहा है कि ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग सा है तो आप इस पे ज़्यादा ध्यान ना भी दो तो भी चल जाएगा। 2-3 बातें मोटी मोटी याद रख लोगे और उसी के बारे में लिख दोगे तो वो भी बहुत हो जाएगा। डीप सप्लाई चेन में आपने बस ये याद रखना है कि जो डीप सप्लाई चेन है वो फूड सेक्टर में देखी जाती है, फर्स्ट थिंग इज़ दैट। एंड सेकंड थिंग ये है कि डीप सप्लाई चेन जो है फूड सेक्टर में देखी जाती है और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेटवर्क की होती है। आगे आता है एक्सटेंडेड सप्लाई चेन। आगे क्या आता है? एक्सटेंडेड सप्लाई चेन। समझते हैं एक्सटेंडेड सप्लाई चेन क्या होता है। This type of chain is internally optimized and extend well beyond the company boundaries, but the problem is that this type only concentrate on partial integration. This type of supply chain is very common in automotive sector. ये सप्लाई चेन जो है ऑटोमोटिव सेक्टर में कॉमन पाई जाती है। ऑटोमोटिव सेक्टर मतलब जहाँ ऑटोमोबाइल्स वगैरह जो है मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। तो जो एक्सटेंडेड सप्लाई चेन है वो ऑटोमोटिव सेक्टर में जो है कॉमन पाई जाती है। Today companies cannot develop product without understanding customer sentiments and usage patterns. Customers expect personal product and manufacturers must produce and deliver these individual product while operating at mass प्रोडक्शन कॉस्ट एफिशिएंसी। देखो इसमें ये बात की गई है कि ऑटोमोटिव सेक्टर में यानी कि जो ऑटोमोबाइल वगैरह सेक्टर है आज के टाइम में जो कंपनी है वो प्रोडक्ट को डेवलप नहीं कर पाएंगी जब तक वो कंज्यूमर के सेंटिमेंट्स को नहीं समझ पाएगी, कंज्यूमर की फीलिंग्स को नहीं समझ पाएगी कि कंज्यूमर किस तरह की प्रोडक्ट की डिमांड कर रहा है। जब तक वो उसे नहीं समझ पाएगी तब तक वो क्या नहीं कर पाएगी, वो उस तरह की जो प्रोडक्ट है उनको प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी। तो उसे कंज्यूमर के यूसेज पैटर्न को समझना पड़ेगा, कंज्यूमर कैसे यूज़ कर रहा है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को। तो एक्सटेंडेड सप्लाई चेन में ये ध्यान रखना है कि जो एक्सटेंडेड सप्लाई चेन है वो ऑटोमोटिव सेक्टर में देखी जाती है और उसके लिए पहले मैन्युफैक्चरर को इसमें समझना पड़ता है कंज्यूमर के सेंटिमेंट्स, कंज्यूमर की फीलिंग्स के बारे में, देन ही उसके अकॉर्डिंग प्रोड्यूस करना पड़ता है और वो मास प्रोडक्शन करने की कोशिश करता है ताकि कॉस्ट एफिशिएंसी, इससे कॉस्ट कम आए, ये करने की कोशिश करता है। देन है इंटरनल सप्लाई चेन। It refers to the chain of activity with the company, specifically purchasing, production, sales and distribution. It refers to the chain of activity within a company, specifically purchasing, production, sales and distribution. The internal supply chain has a significant impact on a company's success. Operation needs to run smoothly in order to create a harmonized working environment and an efficient workflow. इंटरनल सप्लाई चेन में वो एक्टिविटी आती है जो एक कंपनी के अंडर इन्वॉल्व होती है। जैसे कंपनी क्या करती है, कंपनी रॉ मटेरियल परचेज करती है, उसके बाद कंपनी प्रोडक्शन करती है, कंपनी सेल करती है, डिस्ट्रीब्यूशन करती है। जो कंपनी विद इन द कंपनी जो एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती है वो इंटरनल सप्लाई चेन के अंडर आती है। परचेजिंग हो गया, प्रोडक्शन हो गया, सेल्स हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। और इंटरनल सप्लाई चेन का जो है कंपनी के सक्सेस पे एक इम्पैक्ट है, सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है, इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट है। आगे की दो जो है सप्लाई चेन और रह गई है वो क्या है देखते हैं, हम उसे भी समझने की कोशिश करते हैं। एक्सटर्नल सप्लाई चेन, देखो जो विद इन द कंपनी थी वो थी विद इन द कंपनी, जो एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व थी वो तो थी इंटरनल सप्लाई चेन। बट अब हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल सप्लाई चेन जो आउटसाइड ऑफ अ कंपनी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, जैसे कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स विच कैन हैव अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑन ऑपरेशन, जिसका कंपनी के ऑपरेशन पे डायरेक्ट इफेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। सप्लायर हो गए, सप्लायर फेलियर हो गए, लॉ में कोई चेंज हो गया, नेचुरल डिसेस्टर आ गया,
तो ये सब कंपनी के बियॉन्ड है, ये एक्सटर्नल सप्लाई चेन में आते हैं। 6th पॉइंट आता है सेल्फ मोनिटर्ड सप्लाई चेन। सेल्फ मोनिटर्ड सप्लाई चेन कौन सी होती है? मॉनिटरिंग मीन्स टू रिव्यू ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस द डिग्री टू विच द सप्लाई चेन एक्टिविटी इज कंप्लीटेड। Monitoring means to review on a continuous basis the degree to which the supply chain activity is completed and if targets are being met, this allow corrective action to be taken। मतलब मॉनिटरिंग सप्लाई चेन, इसमें हम ये देखते हैं कि पहले जो हमने गोल्स सेट करे थे क्या उसके अकॉर्डिंग काम हुआ है या नहीं। हम जो है मेज़र करने की, मॉनिटर करने की कोशिश करते हैं। रिव्यू मतलब चेक करने की कोशिश करते हैं कि हमारी जो सप्लाई चेन की एक्टिविटी है वो सही ढंग से कंप्लीट हुई है, हमने जो टारगेट सेट किए थे क्या वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अगर हो गया तो इसका मतलब हमने दिस अलाउ करेक्ट, अगर हो गया तो बेस्ट है, अगर नहीं हुआ तो हमें करेक्टिव एक्शंस लेने की ज़रूरत है। तो वो सेल्फ मॉनिटर्ड सप्लाई चेन में ये देखा जाता है। तो हमने टाइप्स ऑफ सप्लाई चेन जो है समझे हैं। टाइप्स ऑफ सप्लाई चेन में हमने सबसे पहले फर्स्ट वन इज देखा था रॉ सप्लाई चेन। रॉ सप्लाई चेन मैंने आपको बताया था क्या होता है। रॉ सप्लाई चेन में जो है हम रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। फिर हमने देखा रिप सप्लाई चेन। रिप सप्लाई चेन जो है फूड सेक्टर में देखी जाती है और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप की होती है। फिर हमने देखा एक्सटेंडेड सप्लाई चेन, ये जो है ऑटोमोटिव सेक्टर में देखी जाती है और इसमें ना जो है कोई भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने से पहले कस्टमर के सेंटिमेंट्स को देखना, यूसेज पैटर्न को देखना इम्पोर्टेंट होता है। इंटरनल सप्लाई चेन जो विद इन द कंपनी इन्वॉल्व होती है वो इंटरनल सप्लाई चेन में आती है। आगे है एक्सटर्नल सप्लाई चेन जो आउटसाइड ऑफ अ कंपनी इन्वॉल्व होती है वो एक्सटर्नल सप्लाई चेन में आती है। सेल्फ मॉनिटर्ड सप्लाई चेन जब हम बाद में जो है रिव्यू करने की कोशिश करते हैं कंटिन्यूस बेसिस पे कि सप्लाई चेन की जो एक्टिविटी है वो कंप्लीट हो गई है, जो हमने टारगेट सेट करे थे वो सही तरीके से हो गए हैं या नहीं। तो ये हमारा टॉपिक था टाइप्स ऑफ सप्लाई चेन का। देन आता है नेक्स्ट फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट को अफेक्ट करने का काम करते हैं। फर्स्ट वन इज लोकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन डिसीजन। क्या है लोकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन डिसीजन? जियोग्राफिक लोकेशन ऑफ प्रोडक्शन प्लांट्स, वेयर हाउसेज, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर्स इन डिटरमाइनिंग द सप्लाई चेन। इसमें क्या कहा गया है देखिए,